तो यहाँ लाइफ साइकिल से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? सभी क्लियर है? स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोर का फॉर्मेशन, मियोसिस कहाँ होगी? स्पोर मदर सेल में, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल bears sporangia, sporangia bears some specific cells which have undergoes to meiosis division. These cells are known as spore mother cell, short में SMC भी बोलते हैं. They are diploid in nature, undergoes meiosis and they form haploid spore. Spore developed into gametophyte known as prothallus, and gametophyte is totally independent from the sporophytes. Clear? And gametophyte may be monoecious or dioecious. If monoecious, then both antheridia and archegonia are developed on the same prothallus. If dioecious, then antheridia develop on female gametophyte, antheridia develop on the male gametophyte, and archegonia develops on female gametophyte. Then they form antherizoids and egg respectively. They undergoes fusion, form zygote. Zygote develop into embryo. Embryo form a multicellular structure, sporophyte, and sporophyte is main plant body. ठीक है, इसमें एक पोर्शन था हेट्रोस्पोरी जहां पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब स्पोरोफाइट बनने के पहले कुछ देर तक गैमेटोफाइट के मतलब जो आर्चिगोनियम में फ्यूजन हुआ है वहां पे मल्टी सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने लगेगा और तब तक वो गैमेटोफाइट पे रहेगा. अगर वो फुल्ली डेवलपमेंट तक रहता तो दैट विल अंडरगोज इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड, बट सीड नहीं है, सीड हैबिट है. क्लियर? तो ये एक स्ट्रक्चर हमने देखा था. किसी को कोई डाउट यहाँ से? हेट्रोस्पोरी दैट इज सीड हैबिट. हेट्रोस्पोरी फिनोमेना किसी को कोई डाउट? टू टाइप्स ऑफ स्पोर दैट इज हेट्रोस्पोरी. कॉमन टाइप सिंगल स्पोर दैट इज होमोस्पोरी. होमोस्पोरी में एक स्पोर मेल की तरह मेल डेवलप कर देगा, एक फीमेल डेवलप कर देगा गैमेटोफाइट को. ठीक है, या अगेन मोनोशियस गैमेटोफाइट फॉर्म होगा तो एक ही गैमेटोफाइट फॉर्म होगा, उस पे दोनों टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर? बट दो ओरिजिन के लिए जो स्पोर चाहिए वो सेम है. स्पोर लेवल पे डिफरेंशिएशन नहीं है कि वो माइक्रोस्पोर है या मेगा स्पोर है, बट इन केस ऑफ हेट्रोस्पोरी डिफरेंशिएशन है. माइक्रोस्पोर आपका मेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा एंड मेगा स्पोर आपका फीमेल गैमेटोफाइट करेगा. नोट्स बनेंगे यहाँ से? किसी को यहाँ पे कोई डाउट? यहाँ से हम थोड़ा सा एक रिवीजन करा रहे हैं. इन हेटेरोस्पोरस pteridophyte, microspore produce male gametophyte and megaspore produces female gametophyte. Hence the gametophyte in these plants are dioecious. Clear? The development of zygote into young embryo takes place within the female gametophyte and the female gametophyte is retained on the parent sporophyte for variable periods. Check. This event is precursor of seed habit, considered an important step in evolution. ठीक है, पूरा का पूरा आपका ग्रो करने के पहले वो थोड़ी देर तक उस पेरेंटल थैलस पे ग्रो कर रहा है. ठीक है, उस बॉडी पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको स्टार्टिंग ऑफ सीड हैबिट से रिलेटेड कहेंगे, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, मार्क करके भी रखना. The development of male and female gametophyte in these plants takes place inside the microsporangium and megasporangium respectively. Hence the gametophyte are not completely independent and are not very much developed, so they are generally not completely regarded as prothallus. So they are generally not completely regarded as prothallus. ये टेरिडोफाइट तुम्हारे वाटर एक्वेटिक टेरिडोफाइटर के बारे में है जो कि बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं होते हैं और तुम्हें पता है एक्वेटिक है तो ये वाटर पे डिपेंडेंट होंगे. उस केस में ये सारे फीचर्स आप मार्क करके नोट डाउन करना. ठीक है, कि दीज आर रिलेटेड टू सम एक्सेप्शनल. एनसीईआरटी के पॉइंट है, ये पहले भी हो चुका है कवर. स्पोर मदर सेल, प्रोथैलस. ठीक है, यहाँ से तो किसी को कोई डाउट नहीं. क्लासिफिकेशन हो गया अपना कवर.
एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखोगे। साइलोटर्म, लाइकोप्सिडा, जिनेला, लाइकोपोडियम, स्पेनोप्सिडा में स्केसिटम, एंड टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। क्लियर? ड्रायोप्टेरिस एंड टेरिस आर अ काइंड ऑफ फर्न, एग्जाम्पल ऑफ फर्न। कंपैरेटिव फीचर ऑफ टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा कवर हुआ था शायद ये, एक बार जस्ट क्विक देख लेते हैं। सिमिलरिटीज, बोथ हैव आर्चिगोनिया, इट मींस कि दे आर आर्चिगोनिएट्स। ठीक है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स आर इंक्लूडेड इनटू द आर्चिगोनिएट्स। ठीक है? एल्गी एंड एंजियोस्पर्म डजंट हैव आर्चिगोनिया, तो उनको आर्चिगोनिएट्स में नहीं रखते हैं। अब ये आप टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखोगे तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि आर्चिगोनिएट्स प्लांट कौन से हैं, ट्रैकियोफाइट्स प्लांट्स कौन से हैं, तो किसको कहाँ से एक्सक्लूड करना है और कौन कहाँ से इंक्लूड हो जाएगा। फेनरोगैम्स आर्चिगोनिएट आ जाएगा तो जिम्नोस्पर्म सिर्फ होगा उसमें। ठीक है? क्रिप्टोगैम आर्चिगोनियम आ जाएगा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा बोथ होंगे। तो ये जो मैं कॉम्बिनेशन बता रही हूँ इसके लिए आपको टर्मिनोलॉजी हमेशा अपने माइंड में रखना है। क्रिप्टोगैम्स, फर्स्ट क्रिप्टोगैम्स एंड वेस्कुलर आ जाए, क्रिप्टोगैम ट्रैकियोफाइटा आ जाए तो अकेले टेरिडोफाइटा होगा। इसमें आपका ब्रायोफाइटा और एल्गी नहीं आएगा क्योंकि ट्रैकियोफाइट लगा हुआ है, वहाँ वेस्कुलर प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ब्रायोफाइटा एल्गी में वेस्कुलर प्लांट्स नहीं होते। तो इस तरीके के आप कंपैरेटिव एक स्टडी से, और जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा वो कंपैरेटिव ही आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आपको एग्जांपल बेस्ड आ जाता है। तो फ्लैजिलेट मेल गैमेट दोनों में देखे गए हैं। एंथ्रोजॉइड डिफरेंसेस क्या था, एक में सिकल शेप था, एक में स्पाइरल शेप था। क्लियर? वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक में हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक था, यहाँ पे डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक है, दोनों में डिफरेंसेस है। नाउ बट दो तरीके के मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस दिख रहे थे। एल्गी में आपको जाइगोट अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, गैमेट बनता हुआ कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, आपको प्लांट के थाइलस के अंदर ही स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रायोफाइटा में भी आपको स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिख रहा था एंड गैमेटोफाइट को भी आप देख सकते थे। ठीक? टेरिडोफाइटा में हुआ क्या कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट हो गए। दो प्लांट भी आप उनको अगर नहीं जान रहे हो कि एक ही प्लांट के दो फॉर्म है तो आप उसको दो प्लांट कंसीडर करोगे, वो नियर बाय ग्रो कर जाएंगे, लेकिन वो एक ही सेम प्लांट गैमेटोफाइट होगा और एक सेम प्लांट का ही स्पोरोफाइट होगा। डिफरेंस में स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा द सैप्रोफाइट इज डिपेंडेंट, सैप्रो नहीं होगा, ये स्पोरोफाइट होगा। करेक्ट कर लेना स्पेलिंग। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ओवर गैमेटोफाइट बट इन टेरिडोफाइटा स्पोरोफिटिक जनरेशन इज इंडिपेंडेंट। ये डिफरेंसेस हो गया। जब अभी मैं अल्टरमॉर्फिक हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल रही थी तभी मैंने ये पॉइंट बताया आपको। कोई डाउट यहाँ से बच्चे? तो ओवरऑल आपका टेरिडोफाइट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डिवीजन जो रहेगा दैट इज जिम्नोस्पर्म। कोई डाउट? टेरिडोफाइटा सब लोग आज कंप्लीट कर लेना पूरा। किसी को भी कोई डाउट रिलेटेड रहे तो मैसेज कॉल करके उसको रिजॉल्व कर लो। बस फीचर्स ध्यान में रखो बेटा और एग्जांपल, कॉमन नेम, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ जिम्नोस्पर्म एक बहुत इवॉल्व में आते हैं, मतलब एक जैसे अब हम तुम्हें एक कहानी फिर से बताएं तो जैसे डायनासोर्स का एरा था, ठीक है, तो डायनासोर का एरा और जिम्नोस्पर्म का एरा ये एक ही टाइम का है। आपको एक इमेज शायद इसमें मैंने डाली हो, हाँ दिस वन। आप इस इमेज में देखो तो बहुत आपको जायंट पेड़ भी दिख रहे हैं और बहुत जायंट एक एनिमल भी दिख रहा है, दैट इज डायनासोर। तो एक होता है ना कि इवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब इवोल्यूशन आपका 12th का चैप्टर है जो पूरी कहानियों से भरा हुआ चैप्टर रहेगा। तो कैसे धरती बनी, कैसे एनिमल बने, कैसे प्लांट बने, हम हर चीज में तुम लोग को एक लिंक बता रहे हैं, बट वो पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है। तो उसमें थ्योरी वगैरह सब आ जाएगी कि साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये समझो कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी का राज है, तो राज किसी का किंगडम है कि कोई बहुत डोमिनेटिंग है, इसकी मर्जी के बिना कुछ चलता नहीं है, ये ऐसा वाला एरा था कि एनिमल में डायनासोर का और प्लांट में जिम्नोस्पर्म का। अब आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो कैसे ये राज हुआ?
अगर जिम्नोस्पर्म बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं तो वो वहां पे उनको न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए उतना ही सॉइल से सारा कंजम्पशन जो उनको चाहिए वाटर, इतनी हाइट के प्लांट प्रेजेंट हैं तो 400 मीटर के जिम्नोस्पर्म होते हैं बेटा, तो उतने हाइटेड प्लांट के टिप तक वाटर को पहुंचना है उनका, उसी के अकॉर्डिंग कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वो कैसे हो गए, डोमिनेटिंग हो गए। क्लियर, उनके नियर बाय बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो करते हैं छोटे प्लांट्स बट अफेक्टिव रहेगा एक। क्लियर, उसी तरीके से अब डायनासोर की तो आपने मूवीज देखी होंगी, जुरासिक पार्क वगैरह में, इनके आगे कोई क्या एनिमल टिकेगा और क्या करता, तो इनका भी ये कह रहा था एनिमल में। बट इवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, जिम्नोस्पर्म भी डोमिनेटिंग नहीं रहे ना, आज देख रहे हो कि डायनासोर भी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, डोमिनेटिंग की तो बात ही खत्म कर। तो अगर हम ये समझते हैं कि आज ह्यूमन बीइंग एक बहुत इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सक्सेसफुल एनिमल में ही आते हैं हम लोग, बहुत सक्सेसफुल एनिमल है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है इवोल्यूशन प्रोसेस में अभी हम कुछ और ऐसा इवॉल्व हो जाए जो हमसे ज्यादा ताकतवर कोई एनिमल फिर से बन जाए, कोई ऐसी ब्रीड बन जाए जो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को खत्म कर दे। या तुम लोगों ने शायद कुछ इंटरैक्टिव्स ऐसे देखे होंगे, न्यूज बुलेटिन वगैरह, जिसमें एक फ्यूचर ह्यूमन भी एज्यूम किया जाता है कि वो कैसा होगा। तो दिस ऑल आर रिलेटेड टू कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज नोन एज इवोल्यूशन, कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके का एडॉप्टेशन आपने लिए और किस तरीके का इवॉल्व करके आप उस एनवायरनमेंट में फिट हो गए। और ऐसा कोई एक रातों रात नहीं हो गया कि जादू हो जाएगा और हो जाएगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट टेक्स अप टू 100 to 1000 ईयर्स टू चेंज। एक नई स्पीसीज, नई चीज को बनने में टाइम लगता है। तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग उस चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना समझो कि ये टेरिडोफाइटा को पूरी तरीके से डोमिनेट करने वाले प्लांट आ गए थे अर्थ पे, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा, जिनकी एडॉप्टेशन काफी ज्यादा, जो जीरोफिटिक कंडीशन में, अभी टेरिडोफाइटा में एक्सेप्शन है जो जीरोफिटिक आपको दिख जा रहे हैं, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। क्लियर, वो रेनिजन का वेट करेंगे, वो उसी टाइम फर्टिलाइज कर सकते हैं, वो डिपेंडेंट हो गए हैं वाटर के। बट ये कैसे हैं, ये सालों साल इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इनकी एज आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि ये जिम्नोस्पर्म कितना पुराना है। अब जैसे बर्गर, पीपल, ये सब एंजियोस्पर्म है, तो इनके ऊपर डोमिनेंट कौन हुए आके, उनके ऊपर जिम्नोस्पर्म पे डोमिनेंट कौन हुए, एंजियोस्पर्म हो गए। इन्होंने अडॉप्टेबिलिटी की, उनने और भी ज्यादा अडॉप्टेबिलिटी कर दी, और उनका तो मोस्ट जो कहे कि उनकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर बन गए, सीड जो बन रहे थे उसको एक प्रोटेक्शन मिल गया, एक लेयर मिल गई, और वो उसपे आप मल्टीपल सोर्सेज देख रहे हो। अब आपको ग्रेन्स मिलने लगे, फ्रूट मिलने लगे, तो आप अभी तक आप यहाँ पे ऐसा कोई सोर्सेज नहीं देख रहे थे जिसको आप फ्रूट की तरह यूज कर रहे हो, जिसको आप ग्रेन्स की तरह यूज कर रहे हो। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर डेवलप हो गए वो एंजियोस्पर्म में हो गए। बट ये जो एरा था, इस टाइम जिम्नोस्पर्म ही धरती पे सबसे ज्यादा मोस्ट डोमिनेटिंग प्लांट्स हुआ करते थे। क्लियर है, स्टोरी को समझ में आई? तो अगर हम फेनरोग्राम्स और क्रिप्टोग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दीज आर मोस्ट प्रिमिटिव। Phanerogams means most primitive plant which bears seed, जिनमें seed formation को notice किया गया। अब आपको वो पॉइंट ध्यान में रखना है कि seed habit is reported in Pteridophyta, but seed formation takes place in Gymnosperm. Jurassic age, that is golden era of Gymnosperm. Clear? First phanerogams, algae, bryophyta and Pteridophyta are cryptogams. Fruitless flowering plant. फ्रूट भी नहीं बन रहा है, फ्लावर भी नहीं बन रहा है, बट सीड बन रहा है, तो फेनरोगैम्स आर आल्सो नोन एज फ्रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट। टर्म को समझो बेटा, फ्रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें फ्लावर कहाँ से आया, फ्लावरिंग प्लांट लिख दिया है, ठीक है, टर्म पे रुको जरा। फ्लावरिंग प्लांट मीन्स वो जो आपको स्ट्रोबिलस स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, स्ट्रोबिलस, वो यहाँ पे पोलन ग्रेन ऐसे रिलीज होते हैं। तो जैसे गोल्डन डस्ट एक फिनोमेना होता है, जब हम लोग फाइनेंस पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगी मैं, तो उसका जो गोल्डन कलर का, येलो कलर का पॉलन है वो वहां डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा। एक गोल्डन डस्ट एक ऐसा एरिया होता है, अगर आप कोनिफेरस फॉरेस्ट में घूमने जाओ तो वहां पे एलर्जी का टेस्ट होके तब वो आपको अलाउ करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पॉलन डस्ट। क्लियर? तो जो ये कोन का अपीयरेंस है, तो कोन कैसे दिखेंगे, फ्लावर के जैसा अपीयरेंस दिखेगा, बट दे आर नॉट फ्लावर।
तो एक आपको ये टर्म ध्यान में रखना होगा, फ्रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर? फ्लावर नहीं है वो, गायनोशियम, एंडोशियम, कोरोला, पेटल, सेपल, वो सब बेयर करने वाला फ्लावर नहीं है। जस्ट वो कोन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको फ्लावर की तरह अपीयरेंस दे रहा है। अब आप उसको एज्यूम करो कि एक कोन है और उसपे मेगाफिल जैसे कमल के फूल जैसे समझ लो कि कुछ स्पोलोफिल्स की ओपनिंग हो रखी है और कुछ बीच में बड जैसा है, तो दैट लुक्स लाइक फ्लावर। तो जो यहाँ पे आपको फ्लावरिंग टर्म दिया है उसके लिए आप माइंड में रखोगे दिस इज फॉर द कोन, strobilus. Clear? Ovary absent but ovule present. Now make it clear again. Ovule is developed seed. ठीक है? Ovule वो स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके सीड को फॉर्म करता है। ठीक है? ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट होता है एंड ओवरी आपकी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। जैसे जस्ट सपोज आप मैंगो का फ्रूट ले रहे हो या एप्पल देख रहे हो, एप्पल तो छोड़ दो वो फर्स्ट फ्रूट में आता है, जस्ट आप कोकोनट वगैरह देख रहे हो या कुछ भी आप ऐसा देख रहे हो जो फ्रूट आप खा रहे हो और जिसके अंदर सीड है, तो वो सीड क्या होगा, वो जब उसका रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होगा उस टाइम में ओव्यूल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड, ओव्यूल के फॉर्म में रहेगा और मैच्योर में वो सीड बन जाएगा। क्लियर? जस्ट आप मैंगो में देखो तो जो इंटरनली दिख रहा है दैट इज ओव्यूल, एंड जो आप खाते हो फ्लैशी, अब उसमें भी फ्रूट के टाइप्स होते हैं तो वो सब मॉर्फोलॉजी में आएगा, बट आप बेसिकली ये जान जो उसकी कवरिंग है दैट इज ओवरी। तो ओवरी इज एडिबल पार्ट फॉर अस। ठीक है? मेनली हम क्या खाते हैं? ओवरी। ठीक है? और ग्रेन, जब हम ग्रेन लेते हैं तो उसमें हम क्या खा रहे हैं? सीड। तो ये सब मॉर्फोलॉजी के पॉइंट वहां डिस्कस करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ओवरी एब्सेंट है इसलिए फ्रूट नहीं बन रहा है अभी, तो ऊपर आपको क्या टर्म आया है? फ्रूटलेस। क्लियर? ओवरी कहाँ प्रेजेंट होगी? ओनली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। Seed formation but fruit not formed, that's why they are formed naked seed. Main plant body is sporophyte. अब हम पूछे तुमसे कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट किस किस डिवीजन में होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक किस किस डिवीजन में होती है? इन प्लांट किंगडम द फाइलम रिप्रेजेंटेड बाय द डिवीजन। प्लांट किंगडम में फाइलम को हम लोग डिवीजन वर्ड देते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की में। तो मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, इट मींस कि अब आपको गैमेटोफाइट जो जनरेशन हैप्लॉन्टिक जनरेशन दिख रही थी वो इंडिपेंडेंट वो ऐसे फ्रीली नहीं दिखेगी। अब सब सीड का फॉर्मेशन सब प्लांट में हो रहा है। जो सीड हैबिट स्टार्ट हुई थी टेरिडोफाइटा से वो यहाँ पूरी डेवलप हो चुकी है, इसलिए पूरी लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लॉन्टिक। नाउ अगेन रिकॉल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिपोर्टेड इन जिम्नोस्पर्म, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल represented by the algae. ठीक है? हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक represented by Bryophyta, diplontic haplontic represented by Pteridophyta. Clear है? And diplontic dominating represented by Angiosperm. Is it clear? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सबसे लास्ट में प्लांट किंगडम का पार्ट है एक, वहां पे आप फिर से देखोगे इसको, बट ये आपको समझ में आ रहा है ना? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, इसका जस्ट मीनिंग होता है कि जो आपने डिप्लो हैप्लो में पहले वर्ड यूज किया वो मेजर पोर्शन लाइफ साइकिल का रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हैप्लो डिप्लो बोल रहे हो तो हैप्लॉइड मेजर होगा, डिप्लो हैप्लो बोल रहे हो तो डिप्लॉइड मेजर होगा। एंजियोस्पर्म इज डेवलप्ड बेटा डिप्लॉन्टिक, कंप्लीटली डिप्लॉन्टिक। क्लियर? क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में आप किस किस डिवीजन के प्लांट्स को इंक्लूड कर सकते हो? एक मिनट, शायद रिप्लाई आया है, चैट ओपन करते हैं। टेरिडोफाइटा, ओके करेक्ट, बट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मैंने यहाँ वर्ड किया यूज कर दिया, तो इट मीन्स क्या मैं आस्किंग अबाउट द ऑल प्लांट्स विच हैव मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। तो ऐसे कौन कौन से हैं? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इज इट क्लियर? टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी
स्पोरोफिटिक, एंड एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड। टेरिडोफाइटा में क्या था, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट इंडिविजुअल दिख रहे थे, हेट्रोस्पोरी दिख रहा है, सीड हैबिट दिख रहा है, बट अब क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्लॉयड ही दिखेगा प्लांट बॉडी के फॉर्म में। अब आपको जो हैप्लॉयड जनरेशन दिखेगी वो उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन, पॉलिनेशन यहाँ पे दिखेगा, जस्ट रिपोर्टेड बाय द pollination first reported in the gymnosperm. And the source of pollination is very important question with respect of gymnosperm and angiosperm, that is wind pollination. Air pollination सबसे primitive type का pollination reported हुआ था gymnosperm में, and that was done by the air. ठीक है, wind के through pollination means pollen grain का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, तो पॉलन ग्रेन का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, उसके लिए जो मीडियम यूज हुआ फर्स्ट टाइम, दैट इज एयर। सो वी कैन से मेसोजोइक एरा इज द एज ऑफ रेप्टाइल, जो कि आपका उसमें डायनासोर से रिप्रेजेंट करेंगे जुरासिक पीरियड को, ठीक है, एंड जिम्नोस्पर्म्स इज द अगेन द एज ऑफ डायनासोर। ये दोनों पैरेलली जो इवोल्यूशन था उसमें एनिमल एंड प्लांट में रेप्टाइल एंड जिम्नोस्पर्म एक साथ डोमिनेटिंग थे, एक साथ दोनों ग्रो कर रहे थे, और दोनों ही बहुत जायंट थे साइज में, ठीक है, एक्टिविटी में। हाँ, ये दोनों आज के डेट के बेचारे जिम्नोस्पर्म है, छोटे छोटे गमलों में भी आ जाते हैं और बड़े बड़े फॉरेस्ट भी बना देते हैं। तो पाइनस आपको रिप्रेजेंट करेगा कोनिफेरस को, ठीक है, कोनिफेरस को, एंड साइकेडल्स को रिप्रेजेंट करेगा साइकस। साइकस अब आप देख के समझ रहे होगे कि हम किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और मे भी आप में से कुछ ने इसको देखा हो। दिस इज साइकस, दिस इज पाइनस, ठीक। पाइनस में ही आपका आ जाएगा, कौन सा ट्री बना दिया मैंने, जिंगल बेल, ठीक है, क्रिसमस ट्री। तो जो कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिनका स्ट्रक्चर कोन लाइक होगा, ठीक है, एक अम्ब्रेला लाइक, एक कोन लाइक, इस तरीके से अलग अलग अब आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे, उनको कोनिफेरस में रखेंगे, और उसका रिप्रेजेंटेटिव जो हमें प्लांट पढ़ना होगा, दैट इज पाइनस एंड साइकस। क्लियर? कैनोपी लाइक स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक। नाउ इंपॉर्टेंट फीचर्स कुछ देख लेते हैं। अब कॉमन फीचर क्या क्या होगा बेटा, फटाफट बता दो, कॉमन फीचर क्या है? दे आर ट्रैकियोफाइट, दे आर एम्ब्रियोफाइट, दे आर आर्चिगोनिएट, ठीक है, मैं खुद ही बता रही हूँ, तुम बस एक रिकॉल करो। दे आर एम्ब्रियोफाइट्स, दे आर ट्रैकियोफाइट्स, दे आर आर्चिगोनिएट्स, दे आर फेनोरोगैमस, दे आर, और इसके पहले वाले भी कुछ लगा सकते हैं क्या? दे हैव developed morphological appearance, their body can be differentiated into root, stem and leaf, ठीक है। एडिशनल इज सीड फॉर्मेशन एंड सीड इज नेकेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कुछ कॉमन है, 10 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। तो क्लियर है जिम्नोस्पर्म है क्या? ठीक है बेटा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रूट, रूट, स्टेम, लीफ, अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फीचर आपको देखने होंगे रूट की, जिसमें माइकोराइजा आप सबने पहले भी पढ़ रखा है। माइकोराइजा इज व्हाट? What do you mean by mycorrhiza? Myco means symbiotic association between which? किसके किसके बीच में सिम्बियोटिक एसोसिएशन? यार टर्म से आना चाहिए आंसर बेटा, एकदम फास्ट। माइको मीन्स फंजाई, राइजा मीन्स रूट, फंगस और जिम्नोस्पर्म की रूट के बीच में सिम्बियोटिक एसोसिएशन हो गया, तो दैट इज माइकोराइजा, ठीक है। तो एक आपको यहाँ पे ऐसी कैटेगरी दिखेगी कोनिफेरल्स की जिनकी रूट एसोसिएट होंगी फंजाई के साथ। एक आपको ऐसे दिखेंगे साइकस वाली फैमिली जिसमें आपको रूट एसोसिएट होंगी ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। दोनों ही केसेस में क्या होगा? एसोसिएशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, फूड ट्रांसपोर्ट का फॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन। अब ये माइकोराइजा किस चीज में हेल्प कर रहे होंगे? क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है रूट हेयर, ठीक है, रूट से निकलते हुए हेयर जो कि आपके
सिंगल सेलुलर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो आपको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, रूट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और वैसे स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म में नहीं देखने मिलेंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। वो एब्जॉर्प्शन का रोल कौन प्ले करेगा? आपकी फंजाई की हाइफी। ठीक है, फंजाई की हाइफी माइसिलियम याद है, उनका एसोसिएशन याद करो, पढ़ाया हुआ है मैंने। तो माइकोराइजा, ठीक है, इट कुड बी एक्टोराइजा और एंडोराइजा। अंदर हो सकते हैं, सरफेस पे हो सकते हैं, पेनिट्रेट करके हो सकते हैं। क्लियर? तो माइकोराइजा एंड देयर एग्जांपल इज पाइनस। स्टेम साइकस हैज अनब्रांच्ड, अभी आपने ये स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे आपको अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड पाइनस में आपको ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। The leaves in gymnosperms are well adapted. Well adaptation दिखा आपको यहाँ पे। अब मैंने बताया ये डोमिनेट कर रहे हैं, तो अडॉप्टेशन अगेन नंबर ऑफ जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग अडॉप्टेशन आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अब इसके आगे बातचीत। एंड कर रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछना, और आंसर थोड़ा सा रिकॉल करके अच्छे से बेटा टर्मिनोलॉजी को टाइम टू टाइम रिकॉल कर लिया करो। तुम लोग थोड़ा सा कलरफुल नोट्स बनाओ कि पढ़ने का मन भी ना हो तो भी उसमें जो आपके पॉइंट आए हैं उसको आप या तो दूसरी कलर पेन से लिखो, या तो उसके ऊपर हाइलाइटर यूज करो, या तो आप उसके ऊपर कोई इमोजी बना दो, स्टार मार्क बना दो, कि जस्ट आप घर में बैठे बैठे भी ऐसे पेजेस पलट रहे हो, बातें करते टीवी देखते, तो भी आपको वो हिट होता रहे। तो आपको टर्मिनोलॉजी याद करना बहुत जरूरी है बायो में। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर। क्लियर? तो हम लोग जिम्नोस्पर्म देख रहे थे। जिम्नोस्पर्म में लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म देख रहे थे। इसमें मैंने एक होमवर्क दिया था, आई थिंक सिर्फ एक स्टूडेंट ने उसको आंसर किया है, सिर्फ एक स्टूडेंट का मेरे पास आया है। नाम में मैं कंफ्यूज हूँ, शायद अश्लेषा, अश्लेषा या स्नेहा। ये 5-6 नाम ऐसे जो में भी हैं और 11th में भी हैं, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बट आई रिमेम्बर कि एक स्टूडेंट का ही रिप्लाई आया है, जो मैंने बोला था कि ओव्यूल वाला जो इमेज है, जस्ट वेट, मैं एक बार इमेज दिखाती हूँ तुमको। मैंने ये होमवर्क दिया था कि यहाँ पे आपका ये जो इमेज दिया हुआ है इसकी आप प्लॉइडी लिख के इस इमेज को ड्रॉ करो, या आप बस टेबल इसको बुलेट फॉर्म में आप इनकी प्लॉइडी लिख के मुझे सेंड करोगे कि ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो जो भी आज देखो इसको ये होमवर्क सेंड करोगे मुझे, ठीक है? एंडोगमेंट, एंडोस्पर्म, आर्चिगोनियम, इन सब की लेबलिंग करके, और न्यूसेलस और इनकी प्लॉइडी, ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, कैसी प्लॉइडी है इनकी, एन है, 2n है। क्लियर? उस चीज को कर लेना तुम लोग और मुझे सेंड करना। वापस आते हैं हम लोग, लाइफ साइकिल चल रहा था। लाइफ साइकिल में हम लोग कहाँ तक कवर कर लिए थे कि गैमेट के फॉर्मेशन तक कवरेज हो गया था। मीन्स एंडोस्पर्म जो फीमेल, तुम्हारा एंडोस्पर्म का मैंने बताया था कि फीमेल गैमेट में सीड के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज एंडोस्पर्म। तो वहां पे आर्चिगोनिया डेवलप हो गई थी। नंबर में वेरी करेंगी, डिफरेंट जिम्नोस्पर्म में नंबर वेरी होगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स आर द रिड्यूस्ड आर्चिगोनिएट्स प्लांट्स। ये ध्यान रखना, प्लांट किंगडम में एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इवोल्यूशन के साथ रिकर्सिव ग्रोथ को शो कर रही है, मतलब घटते हुए जा रही है, वो है आर्चिगोनिया के शेप एंड साइज। उस पर हम लोग नेक कैनाल वगैरह जब डिस्कस करेंगे तो वहां आपको क्लियर होगा। बट अभी आप ये ध्यान देना कि मोस्ट रिड्यूस्ड आर्चिगोनिया रिप्रेजेंटेड और प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। इसके बाद एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया नहीं होगी। तो आर्चिगोनियट्स आर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। Among these three, most developed in Archigonia, present in Bryophyta, and most reduced, developed in present in Gymnosperm। ये बात मैंने 4 बार 5 बार बता चुकी हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन जैसा दिखता है कि इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसको आप ध्यान रखोगे। नाउ अब दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब इट डिपेंड्स कि आप किस जिम्नोस्पर्म को स्टडी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेस्टिंग फेज आएगा कि पॉलिन ग्रेन
मोनोशियस प्लांट है वो, ये डायोसियस है। पॉलन ग्रेन जो फॉर्म हुआ है, देखो यहाँ पॉलन ग्रेन आ जाएगा अभी। फर्स्ट जिम्नोस्पर्म सीड प्लांट है और यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा एंड फर्स्ट टाइम पॉलिनेशन के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। इट मीन्स कि पॉलन ग्रेन को अब पॉलिनेशन के थ्रू, आई थिंक पॉलिनेशन सबको पता होगा, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, एंट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, अलग अलग तरीके की पॉलिनेशन है। हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटोमोफिली और ऑर्निथोफिली, ठीक है, वो हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे वहां पे तुम्हें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कवर होगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना है जो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है दैट इज एनिमोफिली, ठीक है, मतलब बाय विंड। तो जो जिम्नोस्पर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप नोट डाउन रखोगे। तो फर्स्ट टाइम मेल गैमेट अब पॉलिनेशन के थ्रू फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। इट मींस कि हियर साइफोनोगैमी टेक्स प्लेस। क्लियर है? नाउ व्हाट इज ज़ोइडोगैमी? फास्ट रिप्लाई, व्हाट इज ज़ोइडोगैमी? What is ज़ोइडोगैमी? Through water. Okay. Through water. Male gamete reach to female gamete through water. Okay, good. ठीक है, and what is साइफोनोगैमी? साइफोनोगैमी क्या है? आलम रिप्लाई, आकाश, आशना, आयुष, सबके रिप्लाई आना चाहिए। व्हाट इज साइफोनोगैमी? ब्राह्मणी, इकरा, ईशा, काश्मीरा, केतकी, मनाली, मिताली, पृथ्वी, श्रावणी, श्वेत, यश, जिया, सबके रिप्लाई करो फास्ट। व्हाट इज साइफोनोगैमी? ओके, लीव इट। किसी को आ रहा है तो फटाफट रिप्लाई। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, यस करेक्ट, ठीक है। ज़ोइडोगैमी क्लियर रहना चाहिए क्योंकि अब तक हम लोगों ने वो डिवीजन कवर कर चुके हैं जिनमें ज़ोइडोगैमी हो रही थी एंड उसके रेस्पेक्टिव में मैंने साइफोनोगैमी बता दिया था कि उस केस में जहां पे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, मींस पॉलन ग्रेन जब पहुंच जाएगा तो वो सरफेस पे रिसीव होने के बाद वहां पे फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होगा, मतलब साइफन का एक ट्यूब। साइफन क्या होता है? ट्यूब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है एंड रिजिड भी हो सकता है। तो इन दोनों ही केस में जो जैसे जस्ट सपोज ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, अब इसका फ्यूजन का टाइम आ गया, अदरवाइज ये पॉलन चैम्बर में रेस्ट करेगा जब तक आर्चिगोनिया के अंदर एग डेवलप नहीं हो जाएगा। और ये सब बेटा प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स बोल नहीं सकते, कुछ उनके अंदर भी क्या होता है ना, बहुत प्यारे प्यारे फिनोमिना है। अब वन बाय वन जैसे हम लोग फिजियोलॉजी को देखेंगे वहां पे आएंगी चीजें, तो यहाँ पे ऐसा समझो कि कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, तो इनके बीच में एक केमिकल टॉक होता है। क्लियर? कि ये मेरा ही पॉलन ग्रेन है। वो कैसे पहचानेगा कि इसी प्लांट का? साइकस का पॉलन ग्रेन पाइनस पे तो नहीं जाके फ्यूज कर सकता। साइकस का पॉलन ग्रेन साइकस के ही मेगास्पोरोफिल पे जाएगा, उसके एग से फ्यूज करेगा। तो वहां पे क्या होगा कि एक केमिकल टॉक होती है, आपस में वो कुछ केमिकल रिलीज करके कंपेटिबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि ये मेरा ही पॉलन ग्रेन है, ठीक है। और ये सेम वे में सारे जो आप फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म का देख रहे हो वहां पे भी ये केमिकल टॉक होता है। तो जब वो केमिकल टॉक हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हाँ दिस वन इज आवर पॉलन ग्रेन, नाउ अलाउड टू फॉर्म अ पॉलन ट्यूब। तो उस वक्त क्या होता है, यहाँ पे एक मैकेनिज्म होती है, उससे प्रेशर एक्सर्ट होता है और पॉलन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वो वहां से एक ट्यूब निकलना स्टार्ट होती है। और इसको डायरेक्शन पॉलन गैमेट और ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्शन देते हैं। जस्ट आप अभी यहाँ ये समझ लो कि इसको एग तक कहाँ एग है इसको नहीं दिख रहा है कि आर्चिगोनिया कहाँ है और एग कहाँ है, इसको एग तक पहुंचना है। तो एग तक अब ये एक ट्यूब बढ़ती जाएगी, ये कई स्टेजेस में होगा। और ये ट्यूब जब बढ़ के एग के पास पहुंचेगी तो ओव्यूल के अंदर एंटर करके इसका मेल गैमेट जो इस पॉलन ग्रेन के अंदर है और एग जो फीमेल गैमेट है उसके बीच में फ्यूजन होगा।
क्लियर? तो दिस साइफोन लाइक स्ट्रक्चर, जो ये आपकी ट्यूब बन रही है, that represented by in siphonogamy, ठीक है? And formation of siphon which helps in fertilization is known as siphonogamy. एक्चुअली जहाँ पे गैमी वर्ड हो तो ये समझो कि वहां फ्यूजन होने जा रहा है। जैसे सिनगैमी एक फिनोमिना होता है फर्टिलाइजेशन, एक फिनोमिना होता है सिनगैमी। तो फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, इसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपको इवेंट दिखेंगे। जैसे जाइगोट बन गया तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद का है। सिनगैमी एग्जैक्टली वो पोजीशन होता है जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। क्लियर? तो साइफोनोगैमी का फॉर्मेशन ये कहाँ पे आ जाएगा आपका? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो आप यहाँ पे इतना चीज ध्यान में रखो कि फर्टिलाइजेशन एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। फर्टिलाइजेशन कोई एक बड़ी सी चीज हो गई, जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट एक गेम हो गया, उसमें बैटिंग करना, फील्डिंग करना, बॉलिंग करना, ये उसके पार्ट हो गए। क्लियर? तो fertilization is like a whole and syngamy is like a just that step in which male gamete fused with the female gamete. Is it clear? ये concept आपको बहुत जगह आएगा बेटा। Is it clear? क्लियर है? तो नाउ आपको फर्स्ट पॉइंट क्या था? गैमेट का फॉर्मेशन तक, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ बाय साइक्लोगैमी, पॉलन ग्रेन और जो भी आपका फीमेल गैमेटोफाइट पे इंटरेक्शन है, उसके इंटरेक्शन से वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे सेम प्लांट स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है। देन वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा एंड उस ट्यूब के थ्रू मूव करके मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। क्लियर? अब इस ट्यूब में जब आपका ट्यूब पहुंच जाएगा तो वहां पे उसका फीमेल गैमेट के पास पहुंच के फर्टिलाइजेशन सिनगैमी प्रोसेस होगी एंड just because of that siphon like structure formation, this is known as siphonogamy. उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे प्लॉइडी चेंज हो जाएगी। ये तो अब तक आपको एकदम जादू की तरह याद होना चाहिए। एन एन फ्यूज हो गए तो 2n रह गया, तो डाइकैरियन कंडीशन, n plus n is different and 2n is different condition. क्लियर? ये सब चीजें ध्यान में रखो। इसके बाद अब आपको पता है मेन प्लांट बॉडी क्या थी? मेन प्लांट बॉडी क्या है जिम्नोस्पर्म में? फास्ट रिप्लाई, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। वेरी गुड, क्लियर है। is the condition in plant in which pollen tubes are reply करो तुम लोग, मैं पहले वाला रिप्लाई देख लूं। the transfer of the male cell to the egg, technogamy is the condition। वेरी गुड पृथ्वी। करेक्ट है। मेल मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी क्या, एक ही प्लांट बॉडी होगी। ठीक है? तो प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। जिस भी टर्म में आंसर करना चाहो करो फटाफट, फास्ट बेटा। स्पोरोफिटिक, वेरी गुड। ठीक है? मतलब डिप्लॉयड कंडीशन होनी चाहिए। अब आप बताओ यहाँ पे कोई मैथ्स की जरूरत है क्या? 2n से n बनने की जरूरत है क्या? मियोसिस की जरूरत है? नहीं है, ऑलरेडी डिप्लॉयड जाइगोट है, डिप्लॉयड ही प्लांट बॉडी बनना है। तो यहाँ पे फटाफट अब जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस होगी। माइटोसिस मतलब नंबर चेंज होगा लेकिन प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। एक सेल जाइगोट पूरे यूनिवर्सल जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है एंड एम्ब्रियो मल्टी सेल स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स कि जाइगोट की एक सेल से नंबर ऑफ सेल आगे बढ़ रही हैं, वहां पे कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। क्लियर? माइटोसिस डिवीजन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो गया एंड सीड जब आप सीड को लगाओगे और वो जर्मिनेट करेगा तो नेक्स्ट प्लांट वहां से प्रोड्यूस होगा एंड दैट प्लांट शुड बी स्पोरोफिटिक। Is it clear? This is all about the life cycle of gymnosperm.
अब यहाँ पे आपको डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड देखना है। डिप्लॉयड कहाँ है? ऊपर जो सारा फॉर्मेशन हुआ वो डिप्लॉयड, ठीक है। नीचे जो डेवलपमेंट हुआ वो डिप्लॉयड। बीच में क्या आया? माइक्रोस्पोर। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी मियोसिस हुई थी? स्पोरिक मियोसिस। क्वेश्चन है बेटा, स्पोरिक मियोसिस मेगा स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा और उससे हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनेंगे, न कि गैमेट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हुआ है। दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना होगा। मियोसिस कहाँ हो रही है? स्पोर फॉर्मेशन के लिए, न कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? गैमेट फॉर्मेशन के लिए कोई मियोसिस नहीं हुई है क्योंकि ऑलरेडी स्पोर फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हो चुकी है। अब यहाँ पे जो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ, उस गैमेटोफाइट में मेल गैमेट्स बनेंगे एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे रिस्पेक्टिवली। बैकग्राउंड में वो सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। स्ट्रोबलाई, कोन, मेल स्ट्रोबलाई, मेल कोन, ठीक है, फीमेल स्ट्रोबलाई, फीमेल कोन, फिर वहां पे किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा आपको बैकग्राउंड में होना चाहिए। यहाँ पे रिकॉल करो आप। एंड एंडोस्पर्म, आर्चिगोनिया, सबकी फॉर्मेशन, ओव्यूल का फॉर्मेशन, उस स्ट्रक्चर के अंदर एग बन गया और एग को इधर पॉलिन ग्रेन से फ्यूज करना है और पॉलिन ग्रेन विद द विंड होगा। पूरे जिम्नोस्पर्म में विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, दैट इज एनेमोफिली, और उसके थ्रू वो फीमेल प्लांट तक आएगा और उसके बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो आपको ओवरऑल इसमें सिर्फ एक ऐसा पोर्शन दिख रहा है गैमेट का, हैप्लॉइड, और जो कि विद इन द स्पोरोफिटिक प्लांट है। इसके लिए कोई सेपरेटली स्ट्रक्चर नहीं बना, नहीं आपको आई से विजिबल है कि हम इसका मॉर्फोलॉजी देख सके। एक गैमेटो मतलब मॉर्फोलॉजी लाइक मेगास्पोरोफिल दिखेगा लेकिन आप गैमेट को नहीं देख सकते हो, ठीक है। पॉलिन ग्रेन को आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे गोल्डन शावर का मैंने एग्जांपल दिया। तो उन सब केसेस में हमें दिख तो रहा है लेकिन हम गैमेट नहीं देख सकते, ना ही उसका कोई ऐसे इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है? अब फास्ट नाउ पॉइंट्स में देख लेते हैं। द पॉलिन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड आर कैरिड इन एयर करंट। एयर करंट मतलब विंड का, विंड में, ठीक है। दैट इज नोन एज विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनेमोफिली, ठीक है। इंसेक्टोफिली, इंसेक्ट से होता है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। वाटर से होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। बर्ड से होता है तो उसको ऑर्निथोफिली। इसी तरीके से एंड से, स्नेक से, कई चीजें, कई वेरिएशंस हैं कि किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एंजियोस्पर्म का डिटेल पढ़ेंगे। बट यहाँ के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान में रखो कि विंड पॉलिनेशन हो रहा है एंड विंड पॉलिनेशन इज नोन एज एनेमोफिली, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कंप्लीट जिम्नोस्पर्म show pollination only by the wind and come in contact with the opening of ovules on megasporophyll. What is micropyle? Micropyle क्या था? ओव्यूल के ऊपर मैंने एक पोर बताया था। पोर जैसे तुम घर में घुस आ रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो तुम्हें डोर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। सेम वे में क्या होगा कि जो एंड होता है ना, जो ओव्यूल का एंड होता है, जस्ट एंजियोस्पर्म में आते हैं तो तुम शायद उसको ज्यादा क्लियर समझो। कभी तुमने वो देखा हो चना, चना ग्राम स्प्राउट बनाते वक्त देखा हो, या चना छोड़ो, तुमने वो चना तो देखा होगा वैसे। तो उसमें एक तुम देखोगे तो एक ऐसा तुम्हें ग्रूव सा दिखेगा जहाँ पे वो ज्वाइंटेड है। एक तो ज्वाइंटेड होता है, एक उसके पास तुम्हें छोटा सा ग्रूव दिखेगा, ऐसे छोटा सा पोर दिखेगा। सूखे हुए चने में भी अगर आप पूरा कवर्ड चना देखो, चने की दाल नहीं कह रही हूँ मैं, चना बोल रही हूँ, ठीक है, उसको देखोगे तो वहां पे तुम्हें एक ग्रूव दिखेगा। वो ग्रूव ही क्या है? जब वो ओव्यूल फॉर्म में रहा होगा तो वो माइक्रोपाइल एंड था, वहां से एंट्री होती है पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब की, ठीक है। अब वो एंजियोस्पर्म का है। फिर ऐसे ही आप देखोगे तो सेम आपको कोई भी बीन्स वगैरह के देखोगे एग्जांपल, उसमें भी आपको वो छोटा सा माइक्रोपाइल वाला ग्रुप दिखेगा। एक इमेज आज मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में, उससे तुम्हें समझ में आएगा। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो ओपनिंग के लिए रोल प्ले कर रहा था, जो उस ओव्यूल एक घर की तरह है और उस ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री में रोल प्ले करेगा,
वो एंड क्या होता है, माइक्रोपाइल। वो पोर क्या होता है, माइक्रोपाइल। क्लियर? माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल्स ऑन मेगास्पोरोफिल। अब माइक्रोपाइल कॉमन सी चीज है, माइक्रोपाइल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरोफिल पे या मेगास्पोरोफिल पे? बहुत ही बेवकूफी वाला क्वेश्चन है, लेकिन आता है और बच्चे गलत कर देंगे, माइक्रो से माइक्रोस्पोरोफिल पे चले जाएंगे। नहीं, मेगास्पोरोफिल पे होगा ना, मेगास्पोरोफिल, यहीं पे गलत करने लगे, अभी तुरंत ही करने लगे। ओव्यूल कहाँ पे ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है बेटा, मेगास्पोरोफिल पे या माइक्रोस्पोरोफिल पे? पिटाई होगी तुम लोगों की। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, मेगा पे, मेगास्पोरोफिल पे। तो माइक्रोपाइल किस में देखने में मिलेगा, ओव्यूल में देखने को मिल रहा है, तो कहाँ पे होगा, मेगास्पोरोफिल पे। ईच पॉलन ग्रेन, PLLEN, कर स्पेलिंग लिखिए, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, POLLEN। ईच पॉलन ग्रेन produces pollen tubes carrying two male gametes which goes towards archegonia in the ovule and release मतलब डिस्चार्ज होना, आर्चिगोनिया तक पहुंचेंगे और वहां पे वो रिलीज होते हैं। और इन सब का बड़ा ही फैसिनेटिंग फिनोमिना है बेटा, बहुत अच्छा केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है कि कब उसको रिलीज करना है, कब उसको न्यूट्रिटिव सप्लाई देनी है, किस तरीके से वहां रिप्रोडक्शन कंट्रोल हो रहा है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, कौन सा न्यूक्लियस फर्टिलाइज करेगा, किसके साथ करेगा। देखो दो न्यूक्लियस जा रहे हैं, क्लियर, टू मेल गैमेट्स, एक डायरेक्शन देगा, एक फ्यूजन करेगा। तो बहुत अभी क्या इवोल्यूशन में अच्छे अच्छे पेड़ बन गया है ना, जिम्नोस्पर्म एक कॉम्प्लिकेटेड फिजियोलॉजी वाला प्लांट आ गया। तो इसके स्टेप्स, इसके हर चीज बहुत, अभी कैसे हो रहा था, ब्रायोफाइटा में जस्ट जूडोगैमी के थ्रू एंथ्रोजॉइड गए, मूव किए, जो भी आर्चिगोनियट में गए और वहां पे फ्यूजन हो जाएगा। वहां पे बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नियर बाय ही डेवलप हो रहे हैं और शॉर्ट लाइफ होती है, वहां रिलीज हुए और दोनों मैच्योर है सेम टाइम पे, तो फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे पाइनस के जंगल में मेल किधर है, फीमेल किधर है, विंड से वो जाएंगे, उनको पाइनस में फर्टिलाइजेशन के पहले 1 साल का टाइम लगता है। पॉलन ग्रेन आके पॉलन चैम्बर में 1 साल तक लगभग रहता है मेगा कोन में। लेकिन वो फ्यूजन कब करेगा, उसको कब पता चलेगा एग है। तो ये बड़ा ही प्लांट्स के बीच में भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखता है। तो इन सब चीजों के लिए उनकी जो केमिकल टॉक होती है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू, बट अपने को वो नहीं पढ़ना है अभी बहुत ज्यादा। तो जस्ट आप एक विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि कितनी फैसिनेटिंग है, कि उसको कैसे पता कि ये पॉलन ग्रेन है मेरा, इसकी ट्यूब आ रही है, एग की तरफ ट्यूब आ रही है, माइक्रोपाइल एंड को ओपन होना है, समझ रहे हो। एंड ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ओपन है, वो पोर जरूर है, लेकिन वहाँ एक कवरिंग है, वो कवरिंग कब डिस्चार्ज डिजनरेट होगी, कब वहां से एंट्री दे देगी, और एंट्री करते ही तो उसको एग नहीं मिल जाएगा, वहां कुछ टिश्यू होंगे, वो कैसे डिजनरेट करेंगे, कैसे वो एग तक पहुंचेंगे, कैसे फ्यूजन होगा, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग आर्चिगोनिया में ovule and release discharge, it's contained two male gametes near the mouth of archigonia. One male gamete fuses with female gamete. अब ये पॉइंट आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जस्ट आप इसको मार्क कर लेना। पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट कहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, वो आप देखो। one male gamete fuses with female gamete and another male gamete degenerates. अब यही फिनोमिना एंजियोस्पर्म में क्या हो जाता है, एंजियोस्पर्म की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वहां ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म वर्ड मैंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, वहां पे ट्रिप्लॉइड है। अब वो कैसे होता है होगा, उसका जो दूसरा वाला न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट नहीं होता है, वो जाके दो न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है, तो N+N+N, और तीनों जब फ्यूज कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्रिप्लॉइड। तो जैसे मैंने आपको कोकोनट वाटर का बताया, तो दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म। उसकी जो मलाई वाला है दैट इज टिश्यू, सॉलिड टिश्यू एंडोस्पर्म में आ जाता है। क्लियर बेटा? तो फर्टिलाइजेशन इज perform which result in zygote and then embryo formation within the ovule. Ovule के अंदर ही embryo का formation हो रहा है। Now fertilized ovule having embryo is called seed. Ovule ही मैंने बताया है कि क्या बन जाता है आगे जाके, seed. फ्रूट क्या बनता है बेटा,
अगर ओवरी प्रेजेंट होता तो इस सीड के चारों तरफ एक कवरिंग होती और उससे क्या डेवलप हो जाता, फ्रूट, और एक फ्रूट कवरिंग के अंदर आपके सीड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बेटा? These seeds are not covered. Now fertilized ovule having embryo is called seed. Okay. Clear है? These seeds are not covered with ovary wall. Ovary present नहीं है तो ovary wall या fruit wall हम कह लें. So they are called naked seeds. ठीक है? And gymnosperm का मतलब ही क्या था? Gymno means naked, sperm means seed. Means in gymnosperm seeds are formed, but ovary or fruits are not formed. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन में आते हैं. So they are called as naked seed plants, or these are the first phanerogamous plants. Means in gymnosperm seeds are formed but ovary or fruit are not formed, so they are called as naked seed plants. कोई डाउट नहीं. Seed containing embryo form new diploid sporophytic plants on germination. अब जब उसको favorable condition आएगा वो grow करेगा तो वो वहां से माइटोटिक डिवीजन करते हुए, क्योंकि हमें पता है कि हमें एम्ब्रियो से स्पोरोफिटिक प्लांट बनाना है तो 2n से 2n में ही जाना है. तो यहाँ पे सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगी, डिफरेंशिएशन होगा सेल के टिश्यू के लेवल पे, सेल से टिश्यू लेवल पे, फिर ब्रांचेस, ट्री कैसे पूरा का पूरा बनेगा, वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. एक छोटी सी सेल पूरा का पूरा ट्री बनाने जा रही है, समझ रहे हो? तो वहां पे बहुत पैरामीटर्स होते हैं कि कब क्या बनेगा, कब तक प्राइमरी ग्रोथ होगी, कब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, क्योंकि ये सब हाई लेवल के अब डेवलप्ड प्लांट में हम लोग. क्लियर? तो किसी को कोई डाउट लाइफ साइकिल से? एनी डाउट? ठीक. अब सेम वे में आपका जो स्पोरोफाइट होगा वो फिर से वही मैकेनिज्म अपना मैचुरेशन तक आएगा एंड उसके बाद वो ये प्रोटोकॉल फॉर्म करेगा. मेल होगा तो मेल की तरह वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होगी, मेगा फीमेल होगा तो मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर, अगेन गैमेट, फिर फॉर्मेशन, फ्यूजन, फिर डेवलपमेंट, और ये क्या हो जाएगी, लाइफ साइकिल चलती जाएगी, उनका एग्जिस्टेंस बढ़ता जाएगा. क्लियर है? वेरी गुड. ठीक है, आगे बढ़े. फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट लिखा है, देख लेते हैं फटाफट इसको. Very good. In gymnosperm, fertilization is by the process of cycnogamy. Male gametes are non-motile and formation of pollen tube takes place. Okay, ठीक है. Non-motile, इसको आप यहाँ पे मार्क रखोगे क्योंकि ciliated मेल गैमेट आपको दिखेगा अभी कहाँ, साइकस में. क्लियर? तो मोटालिटी का यहाँ मतलब है कि वो स्विम नहीं करेगा, बट सीलिया फ्लैजिला में आपको पता है कि ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स आते हैं, तो वहां पे एक मिस्टेक होने के चांसेस है, इसलिए मैंने कहा होल्ड करना. ये जनरल स्टेटमेंट है. क्लियर? तो मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब टेक्स प्लेस इन बोथ एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म. साइक्नोगैमी इज प्रेजेंट, सो जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड साइफोनोगैमा. नया वर्ड आ गया, जस्ट नोट डाउन व्हाट इज साइफोनोगैमोफाइटा कह दें, अगर इसके आगे फाइटा लगा दें तो भी क्या हो जाएगा, वो प्लांट जिनमें साइफोनोगैमी देखी जाती है. क्लियर? तो साइफोनोगैमा. Polyembryony is commonly found in gymnosperm, that is occurrence of more than one embryos in the seed. अब एक ही सीड के अगर अंदर आपके नंबर ऑफ एम्ब्रियोज प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे आपके नंबर ऑफ आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, फिर से सुनो कहानी. आर्चिगोनिया, नंबर ऑफ आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, अलग अलग आर्चिगोनिया में अलग अलग एग प्रेजेंट होंगे, अलग अलग वहां पे पॉलन ट्यूब फॉर्म करके पहुंच सकते हैं. एक ये फिनोमेना होता है पॉली एम्ब्रियोनी की. एक क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बन गया वो डिवाइड करता जा रहा है, ठीक है, वो डिवाइड करके छोटे छोटे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया. तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट वाले पोर्शन में बेटा मैं आपको ये क्लियर करूंगी. यहाँ पे क्या है, मेनली क्लीवेज ऑफ एम्ब्रियो. क्लीवेज ऑफ एम्ब्रियो कब बोलते हैं, जब एक एम्ब्रियो फॉर्म हो गया है एक एग और एक मेल गैमेट के मिलने से, उसके बाद वो क्लीवेज से नंबर ऑफ एम्ब्रियो बनाते हैं. ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर लो, लाइक फ्रेगमेंटेशन समझ लो.
वो क्लेवेज कर रहा है और हर न्यूक्लियस और सेल उसके सराउंडिंग की कंटेंट को एक्युमुलेट करके वो एक सेल की तरह, एक एम्ब्रियो की तरह रिप्रेजेंट करने लगी और वो डेवलप कर रही है। ठीक, तो दैट इज पॉली एम्ब्रियोनिक। जैसे आपके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉली एम्ब्रियोनिक का, आपका ये सिट्रस, नींबू। ठीक है, वो सब हम लोग बात करेंगे जब एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां। आप यहाँ पे समझ लो, पॉली मीन्स मल्टीपल, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो, ना मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट है, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। और एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होगा? सीड के अंदर। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? जब सीड जर्मिनेट करता है तो क्या डिवाइड करेगा? एम्ब्रियो डिवाइड करेगा। एम्ब्रियो डिवाइड करेगा उसके ओव्यूल में रेडिकल, प्लिम्यूल, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। एक रेडिकल वाले जोन से रूट सिस्टम बनता है, प्लिम्यूल वाले सिस्टम से शूट सिस्टम बनता है। तो वो सब बात की चीजें हैं, उस पर अभी बहुत ज्यादा आपको नहीं दिमाग लगाना है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन। लाइफ साइकिल हो गया, हैबिटेट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई। व्हाट इज नाउ? नाउ लास्ट पोर्शन इज क्लासिफिकेशन। क्लियर? क्लासिफिकेशन में आप चीजें ध्यान में रखो, वही कैरेक्टर्स किससे इवॉल्व हुए हैं, ये टेरिडोफाइटा से। तो कुछ ऐसे होंगे जिनके टेरिडोफाइटा से कैरेक्टर मैच करेगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके एंजियोस्पर्म से कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेगी। क्लियर? तो फर्स्ट जो आपको क्लास देखना है दैट इज साइकेडोफाइटा। ठीक, अब कुछ टर्म्स ध्यान में रख लो बेटा, जब एल्स लगा होगा आगे, ALES जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कहीं कहीं पे मैं तुम्हें क्लास लेवल तक पढ़ाती हूँ, कहीं कहीं पे मैं तुम्हें सिर्फ ग्रुप बता के छोड़ दूंगी, कहीं कहीं पे मैं फैमिली भी बता रही हूँ। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ना, वहीं पे फोकस करना है। सबका प्लांट किंगडम आप नहीं पढ़ सकते, प्लांट किंगडम इज अ वेरी वास्ट थिंग। प्लांट क्लासिफिकेशन आपको नहीं पूरा पढ़ना है। क्लियर? तो आपको कहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे साइकस से क्वेश्चन आता है, तो साइकस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? साइकेडल्स। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन साइकेडल्स ऑर्डर से आ जाएगा। क्लियर? ग्रुप कौन सा है? वो साइकेडोफाइटा। क्लास कौन सी है? साइकेडोफाइटा। लेकिन साइकेडोफाइटा में और भी कुछ है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ता है, साइकेडल्स तक आपको जाना पड़ेगा। कोनिफेरल्स, एल्स वर्ड लास्ट में आपका जो सफिक्स है ALES, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर। टैक्सोनॉमी में ऑर्डर पढ़ाया है मैंने। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑर्डर? 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ऑर्डर की पोजीशन क्या होगी? बताओ टॉप से, फ्रॉम हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से ऑर्डर की पोजीशन क्या होगी, या सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? फर्स्ट लिखो तो जरा, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी हायरार्की या टैक्सॉन फ्रॉम हायर टू लोअर? ALES लिखा होगा तो वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। वेरी गुड, करेक्ट है। 4, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एक बार सुन लो ध्यान से, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबसे हायर किंगडम, सबसे लोअर स्पीसीज। क्लियर? तो हम कहीं पे आपको क्लास लेवल तक पढ़ा रहे हैं, जैसे आप एल्गी के केस में देखो, ठीक है, ब्रायोफाइटा के केस में देखो। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग सबको पता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो यहाँ हम जिम्नोस्पर्म के केस में ऑर्डर पे ही देखेंगे, क्योंकि हमें साइकस और पाइनस पे फोकस करना है। क्लियर? ईशा ऑन हो गया रिकॉर्डिंग बेटा? ओके, ठीक है, तो जस्ट एक ओवरव्यू देख लेते हैं। बैकग्राउंड में जनरल जिम्नोस्पर्म चल रहा है, आप कंसीडर, आपको ये करना है कि जिम्नोस्पर्म के जो भी फीचर आपने हैबिटेट वगैरह पढ़े वो सब साइगोडोफाइटा में होंगे। क्या स्पेसिफिक होगा वो बस अब यहाँ पे मेंशन है।
The plants of this group are मेगाफाइलस और माइक्रोफाइलस. What it means? यहाँ पे मेगास्पोरोफिल होगी एंड सॉरी मेगाफाइलस माइक्रोफाइलस मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लीव या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी. विथ सर्सिनेट वर्नेशन. कौन बताएगा फटाफट? व्हाट इज सर्सिनेट वर्नेशन? किस तरीके का अपीयरेंस होगा? क्वाइल, elongated. What do you mean by सर्सिनेट वर्नेशन? एक बड, जैसे एक बड होती है, कली होती है, और वो जैसे जैसे डेवलप होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट होती है. उसी तरीके से लीफ के केस में आप किसी भी लीफ को पूरी तरीके से फोल्ड करके रिबन लाइक आप फोल्ड कर दो तो वो एक क्वाइल स्ट्रक्चर में रहेगी. तो आप फोल्ड नहीं करोगे, नेचर में वो कैसी है, फोल्डेड है, और जैसे जैसे वो मैच्योर होगी उसकी ओपनिंग होगी. क्लियर? तो इस तरीके का एक आपको सर्कल जैसा उसमें फोल्डेड स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, और जब वो ओपनिंग हो जाएगी तो आपको पूरी लीफ, वो पिनेटली लीफ हो, कंपाउंड लीफ हो, उस स्ट्रक्चर में आपको ओपन दिखेगा. फर्न में दिखता है, साइकस के केस में भी आपको दिखेगा. The plant of this group are megaphylous or macrophylous with सर्सिनेट वर्नेशन. सर्सिनेट वर्नेशन होगा, क्वाइल्ड लीफ होंगी, और वो जैसे जैसे मैच्योर होंगी लीफ की ओपनिंग होती जाएगी. मेल गैमेट इज मोटाइल. मैंने कहा था नोट डाउन कर लेना, वहां पे नॉन मोटाइल दिया था, दैट इज जनरल टर्म. ठीक है, लेकिन साइकेडोफाइटा में, साइकस में, यहाँ पे मेल गैमेट कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, सिलिएटेड मेल गैमेट होते हैं. क्लियर है? ठीक है, तो किसी भी ऐसे स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रखना है. वो क्यों लिखा है वो रीजन हमें पता है, कहाँ पे जनरल है, कहाँ पे स्पेसिफिक है. Male gamete is motile. Psychedophyta is divided into 3 order. Psychedophilic is बड़ा important है आपको ये order. इसका जो एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया है, दैट इज नियोप्टेरिस. नियोप्टेरिस मैं भेज दूंगी आपको ग्रुप में. ठीक है, इसके बारे में. तो साइकेडोफिलिकस और टेरिडोस्पर्मी. अब एज द नेम इंडिकेट, इसकी जो बहुत कैटेगरी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो किससे मैच करेंगे, टेरिडोफाइटा से. और टेरिडोफाइटा में भी किससे, फर्न से. फर्न की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, स्टेम शॉर्ट, अंडरग्राउंड एंड लीफ लार्ज. ठीक है, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर आपको साइडोफेलिकल्स में दिखेगा, और आप नहीं देख सकते हो क्योंकि ये पूरी के पूरे साइडोफेलिकल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो आपको क्या ध्यान में रखना है, दिस ऑर्डर इज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट. प्लांट्स ऑफ दिस ऑर्डर आर आल्सो नोन एज सीड फर्न. मतलब ये वो फर्न है जो जिम्नोस्पर्म में है, लेकिन सीड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये जिम्नोस्पर्म में है. और ये पूरी की तरीके से स्टडी इनकी सिर्फ फॉसिल बेस्ड स्टडी है, और इनका कोई एग्जिस्टेंस अभी नहीं दिखेगा. रिपोर्टेड होगा तो वो आ जाएगा डिस्कवरी में, बट रिपोर्टेड कुछ भी नहीं है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज बेनिटेटिल्स. बेनिटेटिल्स भी पूरा कंप्लीटली एक्सटिंक्ट है. यहाँ पे साइकेडल्स से और फर्न से इसके बीच के जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, जो जुरासिक एज था ना, उस एज में बहुत सारे जिम्नोस्पर्म थे, और धीरे धीरे वो खत्म हो गए. बहुत जायंट जिम्नोस्पर्म भी थे, बहुत डाइवर्सिफाइड जिम्नोस्पर्म भी थे. जिम्नोस्पर्म का राज था, जिस तरीके से एनिमल में तुम्हारा डायनासोर का राज था, उसी तरीके से इनका पूरा राज था. लेकिन काफी सारे जिम्नोस्पर्म्स की वैरायटी खत्म हो गई. एंजियोस्पर्म प्लांट एक तरीके से डोमिनेंट है. क्लियर? तो उसी एरा के ये सारे प्लांट हैं, मेसोजोइक एरा, हम लोग इवोल्यूशन वगैरह में पढ़ेंगे, उस टाइम के ये प्लांट्स हैं जिनके अभी कोई भी प्लांट्स दिखते नहीं है. ये पूरे टोटली साइकेडोफिलिकस या टेरिडोस्पर्मी से, दोनों से क्वेश्चन आया हुआ बेटा टर्म से. तो आप दोनों टर्म नोट डाउन करोगे. नियोप्टेरिस इसका बहुत पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है. एंड बेनिटेटिस, बेनिटेटिस का एग्जाम्पल है साइकेडो साइकेडियो, एक मिनट में भूल रही हूँ, साइकेडियो आइडिया, साइकेडियो आइडिया मैं भेज दूंगी इनका तुमको ग्रुप में. ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है. साइकेडियोइडिया, ठीक है, CYCADEOIDEA. ठीक है, साइकेडियोइडिया इसको रिप्रेजेंट करता है बेनिटेटिल्स को, क्योंकि इसके फीचर somehow very closely related to साइकेडल्स हैं.
तो साइकेड जो तुम्हारा बेनेटिटल्स है, इसमें किस तरीके के प्लांट होंगे बेटा? फन और साइकिस के इंटरमीडिएट। क्लियर? दोनों की इमेजेस मैं भेज दूंगी आपको। नाउ साइकेडल, जिस पे आपको फोकस करना है, जहां से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। बेनेटिटल स्टेडोस्पर्मी से आया हुआ है, इसलिए आप बस एक बार पढ़ लोगे इसको। साइकेडल्स हम सबको पता है, साइकस हम कई बार आ चुका जब से जिम्नोस्पर्म चल रहा है। तो साइकस को जो ग्रुप ऑफ प्लांट जो ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा वो होगा साइकेडल्स। प्रेजेंटली लिविंग साइकेडोफाइट, साइकेडोप्सिडा में आएगा, साइकेडोफाइट्स है, आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्डर। ऑल द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर लिविंग फॉसिल, बहुत पुराने भी हैं और लिविंग भी हैं। फॉसिल स्टडी में भी यूज देखा जाता है इनको, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल। साइकस, नाउ टर्म देखना अब क्या क्या आता है। फन पाम, इसको फन पाम कह सकते हैं। इमेज में देख लो पहले, फन की क्या थी? लीव थी बड़ी, ठीक है। अब साइकस में मैंने बोला है तुम्हें कि स्टेम शॉर्ट होता है, अनब्रांच्ड होता है। तो ये आपको इमेज दिख रहा है साइकस का, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी भी इमेज सेंड की है। तो स्टेम आपको शॉर्ट है, और ये जो आपको स्क्वायर स्क्वायर किया हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज स्कार्स, ठीक है। जब ये इतना बड़ा रहा होगा तो लीफ लगी रही होंगी। ये जो आपको मार्क दिख रहा है ना, वो लीफ के जो पेटियोल होता है ना, लीफ का जो एंड जुड़ा होता है ब्रांच से, उसके मार्क रह जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मेरी उंगली कटेगी, मेरे कटे ना, जैसे मेरे पाम से एक उंगली कट कर दिया जाए, तो उसका मार्क तो रहेगा कि यहाँ पे एक उंगली थी। सेम वे में आप ऐसे समझ लो कि लीफ गिरती जाती है, लेकिन उसके स्कार्स रह जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? अब लीफ कंपेयर टू, अब इस फिगर में आप देखो तो लीफ कंपेयर टू स्टेम बड़ी है, तो इनको फॉर्न हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेम वे में ये क्या है? फॉर्न पाम। और सागो पाम, सागो, सागो तुम लोग जानते हो क्या? सागो साबुन दाना देखा है? व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, व्रत में खाया जाता है, स्टार्ची मटेरियल होता है। हाँ, ठीक है। व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, उसी को सागो बोलते हैं। और वो सागो कहाँ से निकाला जाता है? इन प्लांट्स के पिथ जो सेंटर होता है ना बेटा, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको। यस, साबुदाना। साबुदाना नहीं पता? व्रत में मैं भेज दूंगी, इमेज भेज दूंगी। जस्ट छोटे छोटे आप ऐसे, वो होम्योपैथिक दवा देखिए, पता है? ओके गुड। होम्योपैथिक दवा देखिए, तो उसी के साइज के व्हाइट बॉल्स होते हैं, उनको व्रत में यूज किया जाता है, अलग अलग डिशेस बनती है। तो वो सागो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? इन्हीं जो साइकेडोफाइटा के प्लांट्स हैं, जो जिम्नोस्पर्म के कुछ और प्लांट है, वहां से उनके पिथ से, पिथ मतलब सेंटर पोर्शन ऑफ स्टेम, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये स्टार्ची रिच होते हैं, तो फिर उनसे साबुन दाना को बनाया जाता है। तो सागो पाम इसलिए इनको बोलते हैं। तो एक इनका मैंने बोला है तुम लोगों को कि जहां पे भी जनरल नेम्स आ रहे हैं, वो जनरल नेम्स भी आपको ध्यान में रखना है। तो सागो पाम किसको कहते हैं? साइकेडल्स ग्रुप के प्लांट को, और स्पेसिफिक साइकस को, ठीक है। तो फर्न पाम फर्न से रिलेटेड है, इसलिए फर्न पाम। सागो पाम, सागो इनसे ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए सागो। बिकॉज सागो, सागो इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स स्टेम। यहाँ पे ऐड कर लोगे, सागो है क्या? स्टार्च रिच, ठीक है। स्टार्च रिच फूड फॉर्म किया जाता है, यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। ओव्यूल, एग, मेल गैमेट्स एंड मेल कोन ऑफ साइकल्स आर द लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। ये पहले भी बता चुके हैं हम। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट कोन है, सबसे बड़ा कोन किसके पास है? साइकस के पास। कोन जैसा स्ट्रक्चर आपको एंजियोस्पर्म में नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे फ्लावर होते हैं। तो कोन के लिए अब आपको बस जिम्नोस्पर्म और टेडोफाइटा के स्ट्रोबिलस। तो स्ट्रोबिलस आपको पता है कि वो कॉम्पैक्ट थे, छोटे हैं। यहाँ पे आपको बड़े बड़े कोन दिखेंगे। जैसे मैंने आपको इमेजेस सेंड की है, उसमें आप पाइनस के कोन को देखो। तो अब तुम लोग पता नहीं कभी ऐसे मेले वगैरह में गए हो कि नहीं? कभी कभी मेले में कुछ ऑर्नामेंटल ऐसे प्लांट कलर करके मिलते हैं स्ट्रक्चर, और उसको लाते हैं लोग घर में, डेकोरेशन के लिए रखते हैं। तो वहां पे आपको मेल कोन भी पाइनस का सेल होगा, फीमेल कोन भी सेल होता हुआ दिखता है। उसको सिल्वर गोल्डन कलर करके फिर उसके बाद सेल करते हैं। क्लियर? तो ओव्यूल, एग, मेल गैमेट्स एंड मेल कोन ऑफ साइकस आर द लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। ये बात आप नोट डाउन कर लेना। इन एम्ब्रियो ऑफ साइकस 2 कोटिलेडॉन्स आर प्रेजेंट। अब कोटिलेडॉन्स क्या होते हैं ये हम लोग बात करेंगे कभी। जस्ट आप ऐसे समझो, 2 लीफ, ठीक है। कोटिलेडॉन्स, एम्ब्रियोनिक लीफ। एम्ब्रियो जब डेवलप हुआ, उसके पास अगर लीफ है तो एम्ब्रियोनिक लीफ को कहते हैं कोटिलेडॉन। जैसे मोनोकॉट और डाइकॉट में तुम्हें मैंने एक एग्जांपल बताया था
कि पीनट को अगर तुम ब्रेक कर रहे हो 2 पार्ट में टूट जा रहे हैं तो वो क्या है, डाइकॉट। ग्राम को ब्रेक कर रहे हो 2 पार्ट में, पी, मटर के दाने को दाल, चना व्हाटएवर, मूंगफली, इन सब को जिसको जिसको तुम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो वो सब क्या है, कॉटिलॉन डाइकॉट है। ठीक है, तो उसी तरीके से साइकस में क्या है, 2 कॉटिलोडॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन ये डाइकॉट नहीं है। डाइकॉट इज अ पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। Cycos is also known as relic of past because it has, ये term आप note down कर लोगे, has many primitive characters of ferns like presence of succinately coiled leaves and motile male gamete। ये बहुत important point है बेटा, और ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, रेलिक ऑफ पास्ट। क्लियर, पास्ट से रिलेशनशिप शो करने वाला एक स्ट्रक्चर है। इन साइकल्स फीमेल कोन इज एब्सेंट, बताया है मैंने, मेगा स्पोरोफिल होगी यहाँ पे सिर्फ, और इमेज भी आपको सेंड किया है। तो आप ऐसे जैसे बकेट में कई सारी लीफ स्ट्रक्चर एडेड हो, रखी गई हो, बकेट नहीं सॉरी बास्केट में रखी हो, तो उस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो उस इमेजेस में। आज फिर से मैं पिंक कर दूंगी एक बार। In cycles, female cone is absent and male cone is largest in the plant kingdom. In cycles, male gametes are motile, multiciliated and top shaped. Top shaped समझ रहे हो, इसकी भी इमेज भेज देंगे, लट्टू जैसा। टॉप मतलब लट्टू। तो ये जो स्ट्रक्चर है, फिर से बना रही, लट्टू खेला है बचपन में, टॉप। तो ये अब नीडल मत निकाल देना, मैं बता रही हूँ। टॉप इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। साइकस में क्या होता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये आपको, ये जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी, उसके ऊपर छोटे छोटे लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींच रहे हैं, वो सब क्या हो गए, सीलिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो मल्टी सीलिएटेड स्ट्रक्चर को शो करता है। इसकी इमेज भी सेंड कर दूंगी। कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट? क्लियर है सबको? अभी और पढ़ना है, कंप्लीट कर दें। 2 ऑर्डर हैं, जिंगोगेल्स एंड कोनिफेरल्स। तो साइकस आप देख रहे हो फीमेल प्लांट, ये इमेज मैंने आपको सेंड की हुई है प्रॉपर मेगास्पोरोफिल की, और कोन ये भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, 130 हो रहा है, 140 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम कितना भी एक्सप्लेन करेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ, आप में कोई क्रिश्चियन है क्या? एनीबॉडी इज क्रिश्चियन? कोई रिलीजियस बात नहीं करनी है, जस्ट पूछ रही हूँ। कोनिफेरोफाइटा नेक्स्ट क्लास है आपके जिम्नोस्पर्म की। इट मींस कि आपको मैंने बताया हुआ है कि जिम्नोस्पर्म में अरेंजमेंट ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया था, एक एक्सकरेंट टाइप का प्लांट भी दिखता है, इस तरीके से कोन शेप का दिखेगा। तो ये प्लांट, इस ग्रुप में जो भी प्लांट आएंगे वो इस तरीके के होंगे, और इसमें भी अभी डिफ्रेंसिएशन है थोड़ा। एक है जिंगोगैस जिसमें आपको फोकस करना है, और एक रहेगा आपको कोनिफेरल्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक, तो चलो, जैसे हिंदूज में सब लोग तुलसी का पेड़ तो सभी जानते होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तुलसी जी का पेड़ सब लोगों ने सुना होगा, एक हॉली प्लांट में आता है। ठीक है, पूजा होती है, मेडिसिनल वैल्यूज हैं, सब जानते हैं। उसी तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो चर्च के अंदर क्रिसमस ट्री तुम लोगों ने सुना होगा, तो दिस इज नॉट अ क्रिसमस ट्री। ठीक, वो भी पाइन है, वो भी जिम्नोस्पर्म ही है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जिंगो बाइलोबा का। जिंगो बाइलोबा वो प्लांट ग्रुप है, जिंगो बाइलोबा वो प्लांट है, प्लांट्स के ग्रुप हैं जो कि लिविंग फॉसिल हैं। और ध्यान से सुनना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है ट्रिकी। जिंगो बाइलोबा एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर ह्यूमन मेंटेन न करे तो ये प्लांट एग्जिस्ट हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, सेम वे में सुगर केन, जिससे हम लोग इतनी चीनी वगैरह लेते हो सारा, ठीक है, सुगर केन ऐसा कल्टीवेटेड क्रॉप है जिसको अगर ह्यूमन बीइंग नहीं कल्टीवेट करेंगे तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इनकी इकोनॉमिक वैल्यू शुगर केन की काफी हाई है, सबको पता है, चीनी हम ले रहे हैं उससे। तो ये कैसे प्लांट हैं जिनको एक तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। सेम वे में यहाँ पे अभी हम जो जिंगो बाइलोबा बता रहे हैं,
जिंगो बायलोबा की मेडिसिनल वैल्यूज है, जिस तरीके से हिंदू धर्म में हिंदू में तुलसी जी की है, ठीक है, पूजा होती है और मेडिसिनल वैल्यूज भी है। कहते हैं कि एक तुलसी का पत्ता रोज खाओ तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है थ्रू लाइफ, किसी चीज की आपको कैंसर ट्रीटमेंट तक की शक्ति आ जाती है। बट क्या है ना, ये पुरानी बात है। आज की डेट में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो चुकी है बॉडी और इतनी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं कि है, आई एग्री कि इन सब चीजों का इम्पैक्ट है, लेकिन हमारा जिनसे एक होता है ना कि आपका डिफेंस सिस्टम और सामने वाला अटैकर कौन है, ठीक है, अगर अटैकर ही स्ट्रांग हो जाए तो हमारा डिफेंस सिस्टम कमजोर होगा। तो उसी तरीके से चीजें हैं। एक टाइम था कि जब हम लोग बहुत ह्यूमंस बहुत हेल्दी चीजों को खाते थे, बहुत नेचुरल चीजें और इंग्रेडिएंट्स उसमें बहुत फ्रूट खा रहे हैं, तो मतलब कुछ खा रहे हैं। अब तो सब कुछ ऐसा नाम मात्र की चीजें हैं उनमें सोर्सेज हैं, बट पहले जैसा नहीं है। तो उसी तरीके से मेडिसिनल वैल्यूज भी उनकी कम हुई है। तो सेम वे में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने प्लांट मेंटेन किया, उनका एक हॉलिक प्लांट है, दैट इज जिंगो बायलोबा। बायलोबा क्यों? इसकी जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, इसमें ध्यान से अगर यहाँ पे देखो तो, वैसे मैं तुम लोग को सेंड करूंगी इसके लिए, यहाँ पे अगर फोकस करो स्ट्रक्चर पे तो यहाँ पे तुम्हें बाइलोब दिख रहा है, 2 लोब दिख रहे हैं लीफ से निकलती हुई, ठीक है, दैट्स व्हाई जिंगो बायलोबा लिविंग फॉसिल, ह्यूमन इसको मेंटेन कर रहे हैं। एक्सेप्शनली जिंगो बायलोबा बिलोंग्स टू हायर जिम्नोस्पर्म बट इट्स मेल गैमेट्स आर मोटाइल। तो एक्सेप्शन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लोगे। नाउ कॉर्डेटल्स, इट इज अगेन कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप। तो कोनिफेरस प्लांट मतलब कोन शेप के प्लांट अगर कोई एक्सटेंट हुए हैं, कोनिफेरस नहीं है ये, कोनिफेरोफाइटा के, तो वो कहाँ पे है? कॉर्डेटल्स में। क्लियर? जिंगो बायलोबा, जिंगो केल्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? लिविंग फॉसिल, एक्सटिंक्ट नहीं हो गया। लेकिन अगर इसको हम लोग ग्रो नहीं करें तो देखो, हम सारे प्लांट को ग्रो नहीं कर रहे हैं, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स है इनको हम नहीं लगा रहे हैं, ये लगे हुए हैं। तो समझना हम कि डिफरेंस क्या बता रहे हैं। जिंगो बायलोबा को अगर ह्यूमन लगाना छोड़ दे और उसका ध्यान रखना छोड़ दे तो ये एक एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्लियर? दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज कोनिफेरस, जो कि इंपॉर्टेंट है। पाइनस इसको रिप्रेजेंट करेगा। पाइन ट्री, जितने भी पाइन प्लांट होते हैं ना, वो सब कोनिफेरस में आते हैं। क्लियर? तो कोनिफेरस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। सबसे ज्यादा हिली एरिया और सबसे ज्यादा वैरायटी इसी ग्रुप में देखने को मिलेगी। पाइनस हमने पढ़ा। यहाँ पे आपको अब कुछ इकोनॉमिक पर्पज से आपको याद रखना होगा, जैसे टारपिन ऑयल किससे मिलता है, इस तरीके के टर्पेंटाइन वगैरह, चिरपाइन क्यों बोल रहे हैं, चिलगोजा जैसे एक सीड है, ड्राई फ्रूट में यूज होता है। इस तरीके से आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी। तो जस्ट एक चार्ट जैसा है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। पाइनस रेजिन, रेजिन एक मेटाबॉलिक सिक्रीशन होता है, समझ लो, ठीक है। रेजिन सुना भी होगा तुम लोगों ने, आजकल क्रिएटिव क्राफ्ट में भी रेजिन की बहुत डेकोरेटिव चीजें बनने लगी हैं, उसको भी सोशल मीडिया पे बहुत दिखाते हैं। तो रेजिन, वहां से टर्पाइन ऑयल बनता है, उसको टर्पाइन ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके रेजिन से। इट इज नोन एज चिलगोजा पाइन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली चिर पाइन या चिलगोजा पाइन कहते हैं। तो जो इसके सीड होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स की तरह यूज होते हैं। चिलगोजा मीन्स बहुत पतले से, ठीक है, दैट्स वाई चिलगोजा एक ह्यूमन का, जो हम लोग गांव वगैरह की तरफ कहावत में भी यूज हो जाता है, क्या एकदम चिलगोजा हुए जा रहे हो, इस तरीके से बोलते भी हैं, मतलब बहुत दुबले पतले। नहीं नहीं, मुनक्का नहीं बेटा, भेज दूंगी मैं, इसकी इमेज भेज दूंगी। सिट्रस, इट इज नोन एज देवदार, देवदार तुम लोगों ने भी सुना होगा। टैक्सस, इट इज नोन एज यू ट्री एंड एंटी-कैंसर मेडिसिन। टैक्सोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स बार्क। अब बार्क क्या होता है, कॉर्क क्या होता है, ये सब हम मॉर्फोलॉजी में बताएंगे बेटा, जस्ट आप यहाँ पे समझ लो कि टैक्सस से टैक्सोल ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एंटी कैंसर मेडिसिन का पार्ट होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एराक्वेरिया, इट इज नोन एज क्रिसमस ट्री, ठीक है। सेक्वा, एरेक्वेरिया के भी आगे सेक्वा लगा देते हैं, सेक्वा ट्री में भी आ जाता है ये। कोनी ट्री में भी आता है। कोनी क्रिसमस ट्री तो देखा होगा तुम लोगों ने, एक नहीं भी रियल देखा है तो इमेज में बहुत बार देखा होगा, ठीक है, डायग्राम बनाते वक्त भी, तो उसको भी कोनिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। सिक्वा, सिक्वा आपको सिकोया बोले, कोई कोई सिक्वा बोलता है। दिस इज द लार्जेस्ट ट्री, ठीक है, सबसे बड़ा ट्री। और इसकी इमेजेस आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपको। बहुत बड़े ट्री होते हैं, 400 फीट लंबे हाइट के भी ट्री होते हैं।
ऐसे भी ट्रीज हैं जिनको बीच में से कट करके रोड बनी हुई है, तो इन सब के पीछे मॉर्फोलॉजी है कि रोड बनी तो क्यों वो ट्री पूरा पूरा खत्म नहीं हुआ, ठीक है, किस पोर्शन को कट करेंगे तो ट्री को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आप नेम नोट डाउन कर लेना. द प्लांट इन दिस जीनस आर हैवी, इट इज द लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ट्री, सो दैट इट इज कॉल्ड द फादर ऑफ फॉरेस्ट. इट इज कॉल्ड रेडवुड ट्री और शर्मन ट्री. जितना भी इंफॉर्मेशन बेटा सिक्वेया से रिलेटेड है वो तो आप नोट डाउन करोगे ही, एडिशनल कुछ हम और बाद में बताएंगे. मेटा सिक्वेया, इट इज अ लिविंग फॉसिल. क्लियर है? बस यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आपका कंप्लीट हो रहा है. इसके बाद आपको अच्छा नीटेल्स, नीटम भी एक इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लो. एफिड्रा तो हम पहले भी बता चुके हैं, श्रब में आ जाता है. श्रब जिम्नोस्पर्म, बहुत छोटे जिम्नोस्पर्म में. नीटेल्स last order, they are the most advanced gymnosperm. Exceptionally, member of this group have vessel in xylem. xylem में vessels नहीं present होती है जिम्नोस्पर्म में, ये जनरल फीचर था. एंड नीटेल्स में आपको xylem vessels देखने को मिलेगी. तो ये सारी चीज आपको जब आएगा जहाँ पे जाइलम वेसल टिश्यू वगैरह पढ़ोगे तो वहां एग्जांपल में मैं नोट डाउन कराऊंगी आपको, बट आप जिम्नोस्पर्म में इसको जिम्नोस्पर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करके रखोगे. आर्चिगोनिया आर एब्सेंट इन द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. और ये क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ, तो आप वहां पे ये नहीं बोलोगे कि आपने बोला था ये आप बाद में बताओगी. मैं बाद में ये बताऊंगी कि जाइलम वेसल होती क्या है, लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जाइलम वेसल किसमें एक्सेप्शनली प्रेजेंट है. तो इट कुड बी अ क्वेश्चन. Clear? Archegonia are absent in the member of this group. It means that they are related to angiosperm. They are closely related to angiosperm. Example, Nitum, Welwitschia and Ephedra. Exceptionally, Archegonia are present in Ephedra. तो जो point जहाँ लिखा है आप उसको note down कर लेना. And Ephedra is medicinal plant, shrub plant. तो Ephedra से question आता है. This gymnosperm is commonly found in Rajasthan. अरे आपके सुनील सर वाले एरिया में. Ephedra is a medicinal plant. Ephedrine medicine है, is obtained from it. It is an effective medicine in asthma. Athletes misuse it, so ephedrine is restricted for them. Drug की तरह भी लोग यूज करने लगते हैं, तो वहां पे ये उनके अगर डोज में मिल जाएगा तो इसको ड्रग की तरह काउंट करते हैं. क्लियर? There is mainly two requirement for seed formation. Plants should be heterosporous. Germination of megaspores should be endosporic. इन दोनों पॉइंट में किसी को कोई डाउट? जब तक हेट्रोस्पोरी नहीं होगी तब तक सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड जब तक मेगास्पोर एंडोस्पोरिक ग्रोथ को शो नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा. अदरवाइज वो गैमेटोफाइट प्लांट दूसरी बॉडी बना देगा, लाइक टेडोफाइटा या ब्रायोफाइटा. क्लियर है बेटा? फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पूरे प्लांट का किंगडम से रिलेटेड है क्योंकि इस पोर्शन में आपको एंजियोस्पर्म इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन कल हम एक लेक्चर लेंगे जहाँ पे हम लोग ये ओवरऑल पॉइंट्स देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, एंड एंजियोस्पर्म को कवर करेंगे. कोई डाउट होगा बेटा आप लोग पूछ लेना और सारे रिवाइज कर लेना. मॉड्यूल के पॉइंट्स भी देख लेना, वहां पे एग्जांपल्स दिए होंगे उसको हाईलाइट कर लेना जस्ट. और अभी बहुत सी चीजें हैं जो पढ़नी बाकी है, तो अभी हम लोग बस एनसीईआरटी. हाँ, एक इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ, फिर से रिकॉल करा रही हूँ. एनसीईआरटी जरूर पढ़ोगे, ठीक है? आज जैसे मैंने ये पोर्शन कवर किया तो बहुत पैराग्राफ में लिखा हुआ है यार. एनसीईआरटी में पेन उठाओ या पेंसिल उठाओ, उसको एक एक लाइन को पढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ो. जो मैडम ने कवर कर दिया है उसको पढ़ो. क्या एनसीईआरटी की कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसा टर्म, लाइन, टर्म या फिगर, टेबल तो नहीं रह गई जो मैम ने कवर नहीं किया या तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो मेरे लेक्चर से? तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट करोगे. क्लियर? चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे.